So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है वीकली टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन विद क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही है। तो पहला आता बच्चों, रिलेटिव परमेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर एंड द ससेप्टिबिलिटी बाय जाई फॉर अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, देन फॉर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज। तो बच्चों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर बात करें, तीन तरह के मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन जस्ट वन से ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन वन, दोनों ही चीज़ें। और फेरोमैग्नेटिक के लिए अप्रोक्सीमेटली 10⁻² के इक्वल आता है ये लगभग। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर भी वन से ग्रेटर देन होगा और जाई भी ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, एक्चुअली में ये ऐसा क्यों होता है आप देख सकते हो, आप फॉर्मूला जानते हो, म्यू आर इक्वल्स टू 1+जाई एम। ओके, और जाई एम जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जीरो से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये जो म्यू आर आएगा ये वन से ज़्यादा होगा, इट मीन्स ग्रेटर देन वन। सो द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Go through the next question. If the angle of dip at two places are 30 degree and 45 degree respectively, then the ratio of horizontal components of Earth magnetic field at the two places will be. So बच्चों अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आता है विच इज इक्वल्स टू बी एच इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। ओके, सो बी एच वन डिवाइडेड बाई बी एच टू, बिकॉज आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो पूछा है, which is equals to cos theta 1 divided by cos theta 2. ओके डियर, सो cos theta 1 की वैल्यू होगी cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू √3/2। तो आंसर क्या आएगा, √3 रेशियो √2, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Go through the next question. A uniform wire is bent into the form of a circle as shown in the figure. The effective resistance between A and B is maximum if theta is. तो बच्चों एक्चुअली में ये आर का क्वेश्चन है, मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप देख लेना। अब सपोज करो इसका रेडियस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। तो अगर बच्चों इसकी रेडियस R हुई और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो गई बच्चों, R थीटा। और ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 2π माइनस थीटा, बिकॉज टोटल एंगल 2π होता है। तो ये जो लेंथ हो गई ये वाली, ये कितनी हो गई, R मल्टीप्लाइड बाई 2π माइनस थीटा। ओके, सो अगर आप इसका रेजिस्टेंस R1 लिखोगे विच इज इक्वल्स टू ρl/a, तो इसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, ρ/a, ऐसा कैसा रहेगा, लेंथ हो जाएगी R थीटा। इसी तरह से आप अगर आप R2 लिखोगे बच्चों, वो किसके इक्वल आएगा, ρ/a लेंथ कितनी होगी इसकी, R मल्टीप्लाइड बाई 2π माइनस थीटा। सो ये हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई 2π माइनस थीटा। और वो दोनों जो है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ρl/a इंटू R थीटा मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी R थीटा लिख दिया आपने, L की जरूरत नहीं है, R थीटा डिवाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय ρ/a इंटू R इंटू 2π माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड करोगे तो ρ/a इंटू R थीटा प्लस ρ/a इंटू R इंटू 2π माइनस थीटा। तो ρ/a और R अगर आप कॉमन लोगे यहाँ से, तो ये इस ρ/a और R से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बच जाएगा बच्चों, तो यहाँ कर लेते हैं R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू ρ/a इंटू R थीटा, सॉरी R कैंसिल हो गया है, ये R बच गया है, तो ये R थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2π माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच गया बच्चों, थीटा प्लस 2π माइनस थीटा, तो ये कैंसिल होके 2π बच जाएगा, ये a नीचे आ जाएगा बच्चों। तो आपके पास ये आ जाएगा ρR थीटा 2π माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2πa।
अब बच्चों ये मैक्सिमम कब होगा, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये और दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी मैक्सिमम होगा। सो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा, तब क्या होगा, आर मैक्सिमम होगा। सो थीटा, ये थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू होनी चाहिए पाई या 180 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the equivalent resistance across point A and B in the circuit shown in the figure. तो A और B के बीच में आपको equivalent resistance बनाना, तो बच्चों इस सर्किट को रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने का क्या तरीका, देखो यहाँ A और B के बीच में 4R और ये 4R, ये किस में है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एक्चुअली आप इस सर्किट को यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से और यहाँ से, तो आपको सिंपली दिखेगा कि ये A और B पॉइंट है, ये 4R है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और है जो 4R का है। ओके, फिर यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चों तो ये 2R और 2R आपको पैरेलल में दिखेंगे ऐसे, ये 2R और ये 2R, ये दोनों, और ये 2R और 2R बच्चों ये भी पैरेलल में होंगे और दोनों एक दूसरे के सीरीज में होंगे। इस सर्किट को आप ऐसे बना सकते हो सिंपली, जिससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। ये 2R हो गया बच्चों, ये 2R हो गया और ये B पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो देखोगे बच्चों 2R और 2R जो है बच्चों R/N से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास R, इसी तरह से ये भी आ जाएगा आपके पास R, और ये R और R हो जाएंगे 2R, और ये 4R और 4R भी क्या हो जाएंगे बच्चों 2R, और 2R और 2R सीरीज में होके मिलके बन जाएंगे R। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कितना आ जाएगा बच्चों इसका R। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करना है, या सर्किट को आप इजीली अगर मैनेज करोगे तो ये आपको सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A carbon resistance of 54 plus minus 2.7 mega ohm is to be marked with the rings of different color for its identification. The color code sequence will be. So color code sequence के लिए बच्चों क्या करोगे आप, एक ही फॉर्मूला है, वो जो ट्रिक आती है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सो ये होता है ब्लैक, ये ब्राउन, ये रेड, ये ऑरेंज और ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये वॉयलेट, ये ग्रे, ये वाइट, ये गोल्ड सिल्वर और नो कलर, ये आता है बच्चों। तो आपको जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 54 इंटू 10⁶। तो पहला कलर कौन सा बच्चों, 5 पे, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब पहला कलर कौन सा है बच्चों अपने पास, ग्रीन। 0 1 2 3 4 5 मतलब ग्रीन है, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसके बाद में 4 आता है बच्चों, 4 पे कौन सा है, 0 1 2 3 4, 4 पे येलो है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फिर आपको देखना है बच्चों, ये जो है 10⁶ है, 10⁶ मतलब 7th नंबर कलर, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब ये कौन सा कलर आना चाहिए बच्चों, ब्लू कलर, तो ब्लू दोनों में है। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चों आपको देखना पड़ेगा टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे निकालोगे बच्चों, ये आएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 100, ये हो गया बच्चों, ये 20 और ये 5, तो 5% किसकी होती है बच्चों, गोल्ड की। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सब्सटेंस विच हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो ये कौन सा होता है बच्चों, नेगेटिव तो एक के लिए होती है, वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये आपको लेक्चर में पढ़ा रखा है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक तीनों के लिए। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सो द ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Go through the next question. Due to current carrying cable PQ, a positively charged particle projected with a speed v will deflect towards the cable for an observer A moving with same velocity as shown in the figure. The deflection of charged particle for the observer is due to. अब बच्चों because in this given frame the charged particle is initially at rest. So initially at rest, और rest पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड
डू नॉट प्रोड्यूस। एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये केवल डिफ्लेक्ट किसकी वजह से होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। सो ऑब्जर्वर की आप देखोगे तो इसके केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज इनिशियली अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बिकॉज मैग्नेटिक चार्ज की तीन ही कंडीशन है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस करता है बच्चों। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इनिशियली चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो वो डिफ्लेक्शन जो हुआ है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A magnet oscillates with the time period t in external magnetic field. If it's cut into four symmetrical parts as shown in the figure, the time period of each piece. ओके, सो कटिंग के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं बच्चों, लेक्चर में आप जाके देख सकते हो। तो इसको कट किया होगा बच्चों कुछ इस तरह से, तभी ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये 1 और ये 2, इस तरह से कट किया होगा। तो आप चाहे इसको इस तरह से कट करो तो भी ये m/2 होता है, और तो भी ये m/2 होगा बच्चों। तो ये टोटल m डेज किसका आ गया पर पार्ट का m/4, और i डेज जो होता है बच्चों वो होता है i/n²। तो i डिवाइडेड बाई कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4², तो ये हो गया i/16। t इक्वल्स टू होता है 2π√i/m/h। तो i कितना हो गया बच्चों 1/6, m कितना हो गया 1/4, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 4, तो ये कट जाएगा 1/6, इसका रूट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 का रूट मतलब 1/2, मतलब ये हाफ हो जाएगा, t/2 टाइम्स हो जाएगा ये। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric current passed through non-uniform cross-sectional wire made of homogeneous and isotropic material. If JA and JB be the current density and EA and EB the electric field, then आपको ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो बच्चों आपको पता है J जो होता है वो होता है I/A के इक्वल। ओके, अब जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका J कम होगा, तो यहाँ पे एरिया B का ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब JA विच इज़ ग्रेटर देन JB। ओके, सो ये दो ऑप्शन तो हो गए कैंसिल आउट। अब J इक्वल टू होता है बच्चों सिग्मा E, इसका मतलब जो J का ऑर्डर है वो E का ऑर्डर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर I इक्वल टू 1 + 2t, T इज द सेकेंड, करंट I इज इन एम्पियर। आपको चार्ज बताना है कूलॉम में। सो बच्चों आपको पता है कि जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन I dt के। I आपको गिवन है 1 + 2t, तो 1 + 2t मल्टीप्लाइड बाई डी टी, लिमिट लगा दी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, बिकॉज आपको t 0 से लेकर t 1 तक पूछ रहा है। तो 1 का करोगे t आएगा बच्चों, और ये 2t का करोगे तो 2t²/2 आएगा, मतलब ये आएगा t + t², और ये 0 to 1, तो 1 रखोगे तो ये आएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 कूलॉम इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। A rectangular carbon block has dimension 1, 150. The resistance measured between the two square ends is, रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है कार्बन की इतनी है। ओके बच्चों, अब आप इसके लिए क्या करो, पहले ये रेक्टेंगुलर कार्बन जिसकी डायमेंशन लेंथ विड्थ और हाइट दे रखी है आपको, तो पहले ये बनाओ बच्चों। तो अगर आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाओगे तो ये एक्चुअली क्यूबॉइड बनेगा, ऐसे ये बन गया क्यूबॉइड। ओके, करंट इसमें यूं जा रही है बच्चों, ये आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ओके, सो आर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आर इक्वल्स टू ρl/a। तो रो दे रखा है आपको 3.5 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 50 सेंटीमीटर, और एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 3.5 × 10⁻⁻5 × 50 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने इसको। ओके, तो आप इसको यूँ करोगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा बच्चों। ओके, और ये इससे 10 नीचे आके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये 35 × 5 कितना हो गया बच्चों, 175 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, तो योर आंसर विल बी 0.175 ओम, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट IH कर्व फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, बच्चों तीनों के लिए IH कर्व मैंने पढ़ा रखे हैं लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो, चैनल लिंक मिल जाएगा आपको।
तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है कुछ इस तरह, ओके। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है कुछ इस तरह, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है कुछ इस तरह। तो आपको पैरामैग्नेटिक के लिए पूछा है, सो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। ये होता है बच्चों डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, आईएच कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, और ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फिर आता क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर फॉर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर टी अकॉर्डिंग टू द कर्व। तो बच्चों जाई जो होता है, एक्चुअली जाई और टी के बीच के जो ग्राफ आएगा वही म्यू आर और टी के बीच का ग्राफ आएगा। सो जाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कितना होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी, वेयर टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। तो आप अगर ग्राफ खींचोगे इसके लिए तो ये कुछ ऐसे आता है बच्चों, और ये जो होता है वो किस क्या होता है, टी सी आता है। तो टी सी किसके लिए दिख रहा है यहाँ पे, ओनली ग्राफ सी के लिए आपको टी सी दिख रहा है बच्चों यहाँ पे। सो ग्राफ सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire has resistance 24 ohm is bent into the following shape. The effective resistance between A and B। बच्चों काफ़ी तगड़ा सवाल है ये। देखो ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये भी 5 हो गई क्योंकि टोटल 10 दे रखी है। अब ये 60 है, ये 60 है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों आपको, इसका मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ओके। तो एक्चुअली में ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 24 ओम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और आपको पता है कि R इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के। तो इसका मतलब ये हो गया 6, ये भी हो गया 6 ओम, ये भी हो गया 6 ओम, और ये भी हो गया 6 ओम, ओके। तो ये 6 और 6 मिलके बन गए बच्चों 12 ओम, ये 12 और 6 मिलके बन गए 4 ओम, और ये 4 और 6 फिर सीरीज में आ गए मिलके बन गए 10 ओम। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके बच्चों। तो आपको बस इसमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An angle of dip with a certain place is 30 degree. If the horizontal component of Earth magnetic field is as the intensity of total magnetic field, तो total magnetic field की इंटेंसिटी किसके इक्वल आती है बच्चों, बी एच जो होती है वो होती है बी कॉस थीटा के। आपको बी निकालना है, ये दे रखी है आपको एच, तो विच इज इक्वल टू बी इंटू कॉस 30 जो होता है साइन 60 के इक्वल होता है √3/2, तो बी विच इज इक्वल टू 2h/√3। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज वैलिड। क्यूरी लॉ मैंने आपको बता रखा बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कब वैलिड होता है, बिलो मैग्नेटिक सैचुरेशन। ये आया हुआ है बच्चों नीट में सवाल, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी में भी मैंने पढ़ा रखा है कि क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन द बिलो मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A wire is bent into the form of double loop shown in the figure. There is uniform magnetic field directed into the plane of the loop. If the magnitude of the field is decreasing, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्रॉस डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगी बच्चों, इस क्रॉस को इंक्रीज करेगी। क्रॉस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह से जाएगी बच्चों, ये यूं 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 और फिर यूं। ये इसका मतलब बाहर वाले लूप में तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन अंदर वाले लूप में आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब A to B एंड D to C। ऑप्शन नंबर थर्ड दिख रहा है आपको बच्चों, IIT में आया हुआ सवाल है ये, काफ़ी इजी है। अगर देखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, उस चीज़ को अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अगर ये डिक्रीज कर हो रहा है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस इंक्रीज हो रहा थी, क्रॉस डिक्रीज हो रहा थी, क्रॉस को इंक्रीज करेगी। क्रॉस को इंक्रीज करने के लिए एक ही तरीका है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर दो। तो आपको जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करोगे तो आपको दिखेगा कि बाहर वाले लूप में तो क्लॉकवाइज है, लेकिन अंदर वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bar magnet is oscillating in the earth magnetic field with time period t. What happens to its time period of motion if the mass is quadrupled? मतलब 4 टाइम्स कर दिया है आपने मास को, तो टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो t जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, 2π√I/mvh। अब बच्चों मास से ना तो इसका रिलेशन है ना इसका रिलेशन है, मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन है। तो I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, और t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √I के, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √m के। मास आपने 4 टाइम्स कर दिया, इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A solenoid has a core of relative permeability 400, number of turns 1000, carrying a current of 2 ampere, then the magnetizing current which is equals to।
सो बच्चों एक डायरेक्टली फॉर्मूला है म्यू आर विच इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम, और जाई एम को आप लिख सकते हो 1 प्लस आई एम डिवाइडेड बाई आई। आपको आई एम निकालनी है। म्यू आर दे रखा आपको 400, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई काम नहीं है। 1 प्लस आई एम आपको निकालना है, आई आपको 2 एम्पियर गिवन है क्वेश्चन में। सो इसको यहाँ भेजोगे बच्चों, ये 399 डिवाइडेड विच इज इक्वल टू आई एम इंटू 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 798 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट। आपको बताना है हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बच्चों। सो देखो बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, एस टू एन। इसका मतलब ये एम है और ये एम है, और ये दोनों 90 पे है, तो इनका रिजल्टेंट रूट टू एम हो जाएगा। तो ये तो हो गया रूट टू एम विच इज इक्वल टू 1.414 एम। तो बच्चों ये हो जाएगा एम एस टू एन, ये हो जाएगा एम एस टू एन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एम नेट कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देखोगे ये एस टू एन इधर एम, ये एस टू एन इधर एम, दोनों 60 डिग्री पे है। 60 डिग्री पर रिजल्टेंट आता है रूट 3, मतलब 1.732। ओके, ये आप वेक्टर से भी निकाल सकते हो, आपको रिजल्ट याद भी रखने होते हैं डायरेक्टली। तो ये एस टू एन एम इधर है, ये एस टू एन इधर है बच्चों। इसका निकालोगे तो आप वेक्टर से निकाल सकते हो। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। तो ये बच्चों हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर रूट 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ओके, सो ये एम स्क्वायर आपने कॉमन लेके बाहर आ गया, यहाँ बच गया 2 प्लस रूट 3। तो ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है आपको, तो मतलब सी वाला सबसे ज़्यादा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द लास्ट क्वेश्चन, नो सेकंड लास्ट। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल, ये बच्चों आर्क वाला कंसेप्ट है। आर्क वाले की मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है आपको, लेक्चर में जाके देख सकते हो आप। ये कभी भी एम डेज जो आता है वो किसके इक्वल आता है, 2m ओवर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज इन द रेडियन। 90 को लिखोगे बच्चों पाई/2 लिखेंगे अपन, तो 2m डिवाइडेड बाय पाई/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई/2/2 मीन्स पाई/4। ओके, सो ये 2 ऊपर जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m डैश विच इज इक्वल टू 4m ओवर पाई साइन 5/4 विच इज इक्वल टू 1/√2। सो ये बच जाएगा ऊपर 2 m ओवर पाई। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ये बच्चों मैंने लेक्चर में भी पढ़ा रखा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था 60 डिग्री का। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। ये एक्चुअली नीट 2013 का सवाल है, और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैग्नेट वाला, ये 2014 में आया हुआ है, और ये 2013 में आया हुआ है। ये 2017 में आया बच्चों। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बता रखा है इसको, आपका आप लेक्चर में जाके देख सकते हो। कॉट स्क्वायर 5 विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 5/1 प्लस कॉट स्क्वायर 5/2। यहाँ पे 5/1 5/2 की जगह θ1 और θ2 है। डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बता रखा है, आप लेक्चर में जाके देख सकते हो उसको। ये डायरेक्टली टिक मार्क होता है सवाल। ओके, सो हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है बच्चों आज का। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू।